जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो मेरा हाईएस्ट पावर है जो इस पूरी इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है, अगर जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ से याद कर ले, ये चीजें आपकी बेसिक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब भी आपके पास ऐसा आ जाता है जीरो, और यही हमारी क्या होगी, यही हमारी हो जाएगी इक्वेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइजो टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो आज हम इस लेक्चर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर एक टाइप आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बस ये उसी से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने समझा होगा कि क्या होता है तो ये भी समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का कि भाई क्या चीजें हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा मेन चैप्टर का नेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको रिकॉल करूंगी कहाँ से इसको हम चेक करें, लेते हुए चलेंगे कहाँ से, पॉलिनोमियल से बेस लेके चलेंगे कि पॉलिनोमियल में जो पढ़ा था वहीं से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरीके का इसका जनरल फॉर्म है, क्या कंडीशंस होती हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड सॉल्यूशन है, और पॉलिनोमियल भी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हमने जीरोस या रूट्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, यही पढ़ा होगा। बस यहाँ पर भी सॉल्यूशंस मतलब क्या हो गए, उसके रूट्स या फिर उसके जीरोस। लेकिन अब इनको फाइंड करने के भी क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी हमारा मेन टॉपिक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आते हैं तो वो मेनली किससे आते हैं, मेथड से आते हैं, कि अगर आपको क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और अलग अलग मेथड, अब पर्टिकुलर मेथड्स है जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में हम दो मेथड्स का ध्यान रखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो मेथड से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स को फाइंड करेंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में नॉट एट लीस्ट क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स। जो रूट्स हम निकालते हैं उनका नेचर भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने जीरोस फाइंड किए थे तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे जीरोस कैसे हो सकते हैं, कि अगर कोई ग्राफ हम बना दे, ठीक है, हमने देखा था पॉलिनोमियल में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम जीरोस जो हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, जीरोस ऑफ द या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल का, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ग्राफ को देख के बता देते हैं ना कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, रूट्स का नेचर भी क्या करेंगे, रूट्स निकालने से पहले ही बता देंगे कि हमारे जो रूट्स है वो कैसे आने वाले हैं। ठीक है, ये एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को तो छोड़ दो, अब बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं पुराने। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसमें टाइप था हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से आप रिलेट करो, हमने पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पढ़ा था, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, मतलब क्या होती है, डिग्री क्या होती है उसमें, 2 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट जो पावर है एक्सपोनेंशियल वो क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास तो यहाँ पे नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पावर 2। जैसे कि यहाँ पे था क्वाड, इसका भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में आप पढ़ोगे तो आपको वहां देखा होगा, क्वाड का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो क्वाड का मतलब तो हो गया 2, ठीक है, और इक्वेशंस मतलब इक्वल, इक्वेशंस का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ले लूं, जैसे कि ले लेती हूं 2x² प्लस 3x, अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ 2x² प्लस 3x, लेकिन अब इसमें अगर मैं इक्वल पुट करके कोई वैल्यू इधर ले लेती हूँ, ध्यान देना,
यहाँ पर ये पॉलिनोमियल था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पर, जैसे ही मैं इक्वल लगा देती हूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 20। ओके अब जैसे ही मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये दोनों ही जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इक्वल लगाते ही ये क्या बन गई मेरे पास, ये पूरी बन गई हमारी इक्वेशंस। क्लियर है बिल्कुल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम उसमें क्या लगा दें, हमारा इक्विटी का साइन लगा देते हैं। मतलब LHS जो है वो अगर RHS के इक्वल में कर देती हूं तो ये जो मेरे पास पूरा इक्वेशन जो ये बन रहा है मेरे पास पूरा, इसको मैं क्या बोलूंगी, इक्वेशंस बोलूंगी। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए। ध्यान देना, ठीक है, इक्वेशंस तो है लेकिन कौन से, क्वाड्रेटिक, मतलब पावर जो होगी हाईएस्ट वो क्या होगी, 2 होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। क्लियर हुआ, क्वाड्रेटिक है मतलब पावर 2 है, और इक्वेशंस है मतलब यहाँ इक्विटी का भी साइन प्रेजेंट है। ओके चलिए अब आगे बात करें। अब यहां पर इस डेफिनेशन को आप पढ़ो, क्या बोला है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन इन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0। क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर मैं डिफाइन करती हूँ तो वो मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, वो मुझे इस फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, यहाँ पर ax square plus bx plus c is equals to 0। क्लियर है बिल्कुल, मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, ax square plus bx plus c। देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 2। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, abc जो क्या है वो है रियल नंबर्स। abc क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर प्रेजेंट होगा। और कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है a is not equal to 0। क्यों लगी है ये कंडीशंस, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो बचेगा क्या, ओनली bx plus c। क्योंकि a जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर, मतलब जो हाईएस्ट जो पावर है उसके साथ वो प्रोडक्ट में, अगर a 0 हो जाता है तो प्रोडक्ट जो है वो भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ax स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, गायब, बचेगा क्या, bx plus c, जो कि क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्लियर है, b 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, c 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो मेरा हाईएस्ट पावर है जो इस पूरी इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है, अगर वही 0 हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसीलिए कंडीशन हमारी क्या लग जाती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पूरा मीनिंग निकला, एक ऐसी इक्वेशन जहां पे इक्विटी लगी है मतलब इक्वेशन है, और वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब वहां पे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है। जैसे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वही क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि LHS क्या होगा, हमेशा इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर ऐसा हम प्रूफ कर पाते हैं मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये सभी इनमें से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है या फिर नहीं है। कर सकते हैं हम आराम से, ठीक है, आप भी करो मैं भी करती हूँ। चलो फर्स्ट ले, फिर सबसे पहले फर्स्ट को उठाओ, ठीक है। फर्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, यही है। ओपन कर दो, इसे करोगे तो x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4x, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर मैंने यहाँ खोला है, अगर जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ से याद कर ले, ये चीजें आपकी बेसिक है, ये आपको याद होनी चाहिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जब भी आपके पास ऐसा आ जाता है, ओके क्लियर है। और अगर यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे 2ab भी क्या हो जाएगा, प्लस का, ओके। ओपन कर दिया, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको यही रहने दो, -4x और ये 2x भी इधर आएगा तो -2x -4x कितना हो जाएगा यहाँ पर -6x। क्लियर है? ये 4 + 1 5 और ये -3 भी यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, इक्विटी का साइन है मतलब ये इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की 2 है। दैट मींस ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए अब आगे सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास x + 1 x + 1 + 8 इक्वल्स टू x + 2 एंड x - 2। देखो ये a + b और a - b है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है a + b एंड a - b क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटीज भी याद करते जाओ साथ ही साथ। x स्क्वायर -4, यहाँ पर सॉल्व करें, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा +8। अब देखो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, दोनों पॉजिटिव में कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर बचा x, ये -4 इधर आ जाएगा तो प्लस में क्या बन जाएगा x + 8 9 10 11 12 दैट इज 0। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कैसी है? ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? क्या हो गया यहाँ पे x + 12 = 0। दैट मींस यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है मेरी? हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1, मतलब ये तो क्या है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें जो डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। दैट मींस ये भी क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये तो है बट सेकेंड वाला नहीं है। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड हमारे पास है x 2x + 3 इक्वल्स टू x² + 1, यही है। ठीक है बिल्कुल, चलिए आगे करें, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x² + 3x इक्वल्स टू x² + 1। यहाँ से x² इधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2x², ये माइनस का हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं। ठीक है, ये +3x और ये 1 भी इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसे तो क्या बचेगा x² + 3x - 1 इक्वल्स टू 0। और आप देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये भी इक्वेशन जो मेरी बन रही है ये कैसी बन रही है? ये इक्वेशन भी कैसी बन रही है हमारी? क्वाड्रेटिक। देखो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2 और इक्विटी का साइन है, दैट मींस ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन है मेरी थर्ड, ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ फोर्थ की मैं बात करूं फोर्थ भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। फोर्थ है यहाँ पर x + 2 क्यूब इक्वल्स टू x³ -4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a³। अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा? ये फॉर्मूला बन रहा है इधर a + b का क्यूब, तो क्या होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3a² भी मल्टीप्लाई कर दो, 3a² भी 3a² b दैट मीन्स 3 2 जा 6x²। ठीक है, देन यहाँ पर बन जाएगा 3ab² मतलब 4 3 जा 12x इक्वल्स टू यहाँ बच जाएगा x³ -4। क्लियर है? यहाँ पर कुछ नहीं किया, इधर वही है x मल्टीप्लाई विद a² है दैट इज x² आ गया और 3 2 जा 6। सिमिलरली यहाँ पर 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा b² से होगा तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x। ठीक है,
क्लियर है? अब यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, साफ दिखाई दे रहा है, प्लस में है दोनों और दोनों इक्वल के दूसरी तरफ है, या फिर आप इसको इधर भी लेकर आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास बच रहा है 6x² प्लस 12x, और यहाँ 8 है, ये -4 भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको और रिड्यूस करूं, क्या मैं यहाँ से 6 कॉमन ले सकती हूँ? 6 कॉमन लो तो कितना बच जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन लेके उधर भेज दिया 0 के पास, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो बचा, अब यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन आई, कैसी आ गई वापस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये भी क्या है, फोर्थ वाली क्वाड्रेटिक है। मतलब ओनली सेकंड जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो लीनियर है, बाकी सारी तीनों इक्वेशंस मेरी क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से भी आते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पार्ट है जिसको आपको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको इस पूरे स्टोरी को समराइज कर कर एक इक्वेशन के रूप में लेकर आना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कहा गया है कि कोई एक इंडस्ट्री है जो क्या करती है, टॉयज बनाती है, और वो पूरे एक दिन में कोई सर्टेन नंबर के टॉयज बनाती है। तो मान के चले, लेट इंडस्ट्री मेक्स x टॉयज इन अ डे। एक दिन में उन्होंने कितने बना दिए, x टॉयज बना देते हैं। मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने कितने बनाए हैं, x टॉय, मतलब एक दिन में इतने अमाउंट के इतने टॉयज हमारे बने हैं। फॉर एग्जांपल 5 बने हैं, 6 बने हैं, ठीक है, तो x टॉयज बने। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब अगर एक टॉय का मैं प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालूं कि मेरा एक टॉय बनने में कितने, मतलब कितने पैसे लगे, was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day। क्या बोला है, अगर कॉस्ट निकाली जाए, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है, इन रुपीज, रुपीज में दिया गया है, तो कितनी निकलेगी, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, जो एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे, कितने माने हमने, x, ये हो गया, और ये कितना है, रुपीज। मतलब ये क्या हो गई, कॉस्ट हो गई किसकी, एक टॉय की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्लियर है? आगे क्या बोला है अब, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे हमने रैंडमली उठाया, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन था उसकी कॉस्ट कितनी आई, 750 रुपीज। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, देखो ये तो हमें अमाउंट दिया गया है, लेकिन हम यहां से अगर फाइंड करें, एक दिन में इतना टॉय बन रहे, ठीक है ना, x नंबर ऑफ टॉयज बन रहे, और एक टॉय की कीमत कितनी है, इतनी है, तो x नंबर ऑफ टॉयज की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x को हम मल्टीप्लाई कर दें 55 माइनस x से। अगर एक टॉय की कीमत जो है, कॉस्ट है, वो इतनी है, तो उस दिन की जितनी भी टॉयज होंगे, उस दिन में जितने भी टॉयज बने होंगे, कितने बने, x बने, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि वो कितनी है, 750, यही तो दिया है कि जो टोटल कॉस्ट है वो एक दिन की वो कितनी है, 750 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 750 के इक्वल भी हो जाएगा। क्लियर है, दोनों रुपीस में। क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लो। नॉर्मली क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750, एंड देन इसको और सॉल्व करोगे, इधर शिफ्ट कर दोगे सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू यहाँ पे 0। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ये आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस पूरे, मैंने इतने सारा ये जो भी पैराग्राफ है, इस पूरे को किसमें कर दिया, एक इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करके समराइज करके दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी सिचुएशन को, देखो अभी तो हम ये सिर्फ समराइज कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीखेंगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या बोला है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। ठीक है, मतलब एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, और वही क्या है, एक्स है, एक्स ही हमें फाइंड करना होगा। लेकिन अभी
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। जब हम आगे सीखेंगे तब हम देखेंगे कि इनमें से मुझे x की वैल्यू कैसे मैं फाइंड करूंगी, मतलब मुझे क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, उस टॉपिक पर भी आएंगे, फिर हम सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज को किस तरीके से एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज में गलती कर दी तो मतलब पूरा आंसर हमारा गलत। ठीक है, हमेशा, और यही जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 3 4 5 मतलब ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं। तो इन चीजों पर आपको बहुत ही फोकसली क्या करना है, ध्यान देना है, बहुत सही से इसको एक एक करके स्टेप वाइज इसको समझना है। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, एक एक लाइन पढ़ी है और उसको सीधे हमने नीचे लिखा है। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, एक और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ चुका है और इसको भी हमें क्या करना है, वापस से क्या करना है, सिचुएशन को एक मैथमेटिकली फॉर्म में, मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में समराइज करके लिखना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला गया है कि जो एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और स्पीड क्या है उसकी, यूनिफॉर्म है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पर वो ट्रैवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कितना कम, 8 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड कम कर दे, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर गाड़ी क्या जा रही है, तेज जा रही है, तो उसने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लिया मान लो 1 घंटे में। लेकिन अगर मैं गाड़ी की स्पीड कम कर दूं, जैसे कि इन्होंने 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, कम कर दिया, अगर मैं कम कर दूं तो वो धीरे धीरे जाएगी, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बस उन्होंने बोला कि टाइम जो ज्यादा लग रहा है वो क्या है, 3 आवर्स है। क्लियर है बिल्कुल? नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको फाइंड करनी है जो स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो उसकी क्या थी, पहले थी। ठीक है, तो पहले हम मान के चलते हैं, लेट, क्या करें, एज्यूम ही करना होता है सबसे पहले। सो लेट एज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर पे वो चल रही है। ठीक है, इट कवर्स 480 किलोमीटर, कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480। और अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता हो तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मैं यहां पे लिख सकती हूँ इट कवर्स 480 किलोमीटर, देन टाइम टेकन टू कवर द, इसको हम सिंपली यहां पर लिख देते हैं, so time taken to cover the 480 kilometer distance is t1। ये लिख दूं मैं कि अगर इतना, अगर उसकी स्पीड है तो उसको टाइम कितना लग रहा होगा, 480 किलोमीटर, जिसको मैं लिख देती हूँ t1। और t1 मैं यहाँ से कैसे निकालूंगी, टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि जो t1 होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या थी मेरी, 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी मेरी, यहाँ पर मैंने क्या मान के चल रही हूँ, x किलोमीटर पर आवर, तो मतलब मुझे इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले फर्स्ट में इतना लग रहा है। अब मैं बात करूं नाउ द सेकेंड स्पीड, अब क्या कहोगे, स्पीड हैड बीन रिड्यूस, इफ स्पीड हैव बीन रिड्यूस्ड 8 किलोमीटर पर आवर, देन द न्यू स्पीड ऑफ द, क्या था हमारा, ट्रेन था, ऑफ द ट्रेन। तो नई स्पीड जो होगी वो क्या होगी, नई स्पीड क्या हो सकती है, ठीक है, नई स्पीड यहां पर होगी कितनी, पहले कितनी थी, x, अब कितनी कम कर दी हमने, अब हमने कितनी कम कर दी यहाँ पर, 8 किलोमीटर पर आवर, क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, x माइनस 8, मतलब अब स्पीड जो होगी ट्रेन की वो कितनी होनी चाहिए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब
अब टाइम कितना लगना चाहिए, मान के चलते हैं नाउ T2 टाइम मान के चलते हैं, जो अब T2 जो सेकंड टाइम मेरा लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस तो उतनी की उतनी ही है, डिस्टेंस तो उतनी की उतनी है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या कर दी हमने कम, जो कि स्पीड क्या है x माइनस 8, क्लियर है, x माइनस 8 हो गया, ठीक है, इतना अब उसको टाइम लग रहा है। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर तीसरी चीज क्या दी गई है कि जो टाइम का डिफरेंस है, मतलब कितना टाइम उसको ज्यादा लग रहा है, 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं, मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 3 घंटे का डिफरेंस होगा। मान लो पहले 1 घंटे में पहुंच रहा था, लेकिन अब कितने में पहुंच रहा है, 4 घंटे में, तो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा वो क्या हो गई, देरी से चल रही है। सो यहाँ पर अब मैं क्या ये लिख सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो मुझे यहाँ से पता क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है अगर T2 माइनस T1, अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, T2 बड़ा होगा या T1 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, T2, क्योंकि ये जैसी स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम बढ़ गया, तो T2 माइनस आप T1 करोगे तो आपके पास यहाँ पर है T2 दैट इज 480 अपॉन x माइनस 8, और यहां पर है माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 आवर्स हो रहे हैं, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगी, दोनों टाइम मेरे पास है, दोनों टाइम मैंने यहां लिख दिया, मेरे पास आ चुकी है पूरी क्या इक्वेशन, अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 480, अब मैं यहाँ क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ठीक है, या 480 को पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो यहाँ आगे से मैं करूं तो 480 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। आगे सॉल्व करो तो 480 यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, समझ में आ रहा है क्या किया हमने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना ये x माइनस 8 है तो ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है, माइनस का साइन है, और इक्वल्स टू 3। आगे इसको अब आगे सॉल्व करो, क्या आएगा, सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 480 x और ये माइनस एक्स प्लस 8, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, ओनली 8 बचेगा, क्योंकि x माइनस एक्स गया और प्लस का 8 हो गया, नीचे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इक्वल्स टू 3। इसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 8 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 3 जा 24x, या फिर इसको मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं हम सिंपली इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 3 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x, अब यहाँ से भी मैंने नीचे को उधर भेज दिया ऊपर, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से ही कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 18, 190 टाइम्स, इसको सॉल्व कर लो, 190 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, 1520 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको फाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये 1520 इसको क्या इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1520 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और यही हमारी क्या होगी, यही हमारी हो जाएगी इक्वेशन। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास, तो बस इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली जो दिया हुआ था उसको सिंपली लिखते गए, ठीक है। अब आपको आगे भी ऐसे ही करना है, जब ये क्वेश्चन आएंगे, जब सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उससे पहला स्टेप आपका ये होगा कि लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाके ही हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, सिंपल तरीका है, नॉर्मल हमने निकाला, दोनों का टाइम निकाला, दोनों के टाइम का डिफरेंस हमें दिया हुआ था तो हमने डिफरेंस निकाला, और इस इक्वेशन को हमने सिंपली क्या कर दिया, सॉल्व करते चले गए, और हमारे पास यहाँ पर आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब मुझे अगर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा या मुझे कुछ भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे कि x हमने माना हुआ था, इसकी पहले वाली डिस्टेंस वही हमें फाइंड करना है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हमने सीख तो लिया कि रिप्रेजेंट किस तरीके से होता है, अब हम क्या सीखेंगे, अब इसका हम क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन। कि अब देख तो लिया भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से उसे हम, अगर कोई लैंग्वेज वाला लैंग्वेज में है कोई क्वेश्चन, तो उसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन एट द एंड हम कहाँ पे रुक जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले क्या समझना है, सॉल्यूशन है क्या। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, रिकॉल करो वापस, पॉलिनोमियल, वापस पीछे जाने वाले हम। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और वहां पे हमने रूट्स वर्ड भी यूज में लिया था कि हम उसे रूट्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आप यहाँ समझ लो कि सेम जैसे वहां पर हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की क्या निकलते हैं, हम जीरोस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। ऐसे ही इक्वेशंस के हम क्या निकालते हैं, रूट्स। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। जैसे पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में हमने रिलेशन देखा था, दोनों में कितना अंतर है, सेम उतना ही, बस क्या है, जीरोस और रूट्स। आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर है बिल्कुल। अब इसको ध्यान दो कि भाई हमने जब जीरोस पढ़ा था पॉलिनोमियल का, तो क्या था, क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट कर दी जाए तो उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो क्या निकल हो जाए, जीरो हो जाए। यही सीखा था। सिमिलरली सेम यही तरीका है। रूट्स का मतलब क्या हुआ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो, मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अगर कोई एक वैल्यू हो गई जिसमें मैंने लिख दिया ax इक्वल टू p, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू है p जिसे मैं जैसे ही यहाँ पर पुट करूंगी इस इक्वेशन में, x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर ही पुट करूंगी, सो यहाँ पर आ जाएगा ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब देखो, जब पॉलिनोमियल में पढ़ा था तब हमने इक्वल टू 0 नहीं लिया था, क्योंकि पॉलिनोमियल तो क्या होता है, px तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1 है, यही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूं, p की x की जगह में कोई एक वैल्यू पुट कर दूं k, जिससे ये 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ये पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो ये k क्या हो जाएगा, उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही पढ़ा था ना पॉलिनोमियल में कि x की एक ऐसी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू पुट कर दे हम, जो कि मैंने क्या मान लिया, k, जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो ये जो k है ये क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यही पढ़ा था। आगे अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने p पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया, अगर p पुट करने के बाद इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ये जो मेरी वैल्यू है p, ये क्या हो जाएगी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही तो पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, और कम से कम 0 हो सकते हैं। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी मतलब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट्स हैं वो भी कैसे मिलेंगे, 0 भी हो सकते हैं, मतलब रूट्स हो भी नहीं सकते, मतलब प्रेजेंट ही ना हो। सेकंड कि एक रूट मुझे मिल जाए, और तीसरा कि मुझे कौन से 2 रूट्स मिल जाए, मतलब मुझे x की वैल्यू एक q भी मिल जाए, जिससे aq स्क्वायर प्लस bq प्लस c ये भी किसकी इक्वल प्रूव हो जाए, 0 के प्रूव हो जाए। दैट मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या कहलाएंगी, हमारी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या कहलाएंगी, रूट्स कहलाएंगी। क्लियर हुआ। जैसे पॉलिनोमियल में ये k जो है ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ये p और q दोनों ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, रूट्स हैं, अगर वो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब डेफिनेशन पर अब आ जाओ, क्या बोला गया है, all the values of the variable which satisfy the given quadratic equations are called the roots or zeros। ऐसी सारी वैल्यूज
सारी वैल्यूज किसकी, वेरिएबल की, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ये दोनों वैल्यू ऐसी जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल की जगह पुट करें और वो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब इक्वल टू जीरो में आ ही जाए, तो ये हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगी, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, क्या कहलाएंगी, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर हुआ कि क्या होते हैं रूट्स, क्या होता है सॉल्यूशन, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो देख लिया भाई कि सॉल्यूशन ऐसा होता है, लेकिन कैसे फाइंड करें इसको, क्या मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के, क्या तरीके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में भी हम आएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि क्या तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि मान के चलते हैं कि ये जो अल्फा है, यहाँ पर ये क्या है, एक अल्फा, मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। दैट मींस अगर मैं यहाँ वेरिएबल की जगह क्या पुट कर दूं, अल्फा पुट कर दूं, तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, तो एक ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वही जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स। ये अभी हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं, दो रूट्स हो सकते हैं, मतलब सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, दो हो सकती है, एक हो सकती है और जीरो हो सकती है। ठीक है ना, इसमें केसेस भी हम पढ़ेंगे कि कब होगी कब नहीं होगी, वो भी हम यहाँ देखेंगे। क्लियर हुआ कि क्या होता है सॉल्यूशन। ओके, चलिए, सो आज हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, अब आप चैप्टर के अंदर घुस चुके हो, अब आपको बस धीरे धीरे सब चीजें समझनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी भी मेन टॉपिक बाकी है। ये है मेन मुद्दा, तो भाई क्वेश्चन तो आएगा कि रूट्स निकालो, रूट्स का नेचर बताओ। तो ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कैसे उन मेथड्स का यूज होगा, कैसे एप्लीकेशन होगा। क्लियर है बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।